तो चलिए शुरू करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन का सेकंड पार्ट। और जो फर्स्ट आर्टिकल है सेकंड पार्ट में वो है जो टिकटॉक उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ऑफर दिया है कि वो टिकटॉक को जो है परचेज करेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है ऑथर के द्वारा बात की गई है कि माइक्रोसॉफ्ट से जो इंडिया है, इंडिया को भी सीखना चाहिए कि जो और चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी मोबाइल ऐप कंपनीज हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे Xiaomi है, रेडमी है, ओप्पो है, वीवो है। तो इंडिया में भी इन चाइनीज़ कंपनीज को जो है खरीद लेना चाहिए। जो इंडिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जैसे महिंद्रा है, टाटा है, एट्सेट्रा। तो चलिए फुल डिस्कशन करते हैं इस आर्टिकल का। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग पे यहाँ पर बात की गई है कि जो इस गर्मियों की हम बात करें, ठीक है, तो जो बाइट डांस है, बाइट डांस जो है यही ऑनर है टिकटॉक नेटवर्क का, ठीक है। तो एक इवेंटफुल समर है बाइट डांस के लिए। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो ये बात बोली गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस एप्लीकेशन को जो है इंडिया में बैन कर दिया है। कारण ये बताया गया है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो जो है असेस करती है यूज़र डाटा को, जिससे कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको खतरा है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है टिकटॉक को बैन कर दिया। सो आगे यहाँ पर और बात की गई है कि जो यूएस की कंपनीज हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपनी एम्प्लॉयज़ को वार्निंग दी हुई है कि वो अपने जो वर्क फोन्स हैं उसमें से जो टिकटॉक है उसको रिमूव कर दें। और आगे जो यूएस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप, उन्होंने भी जो है एक तरह का धमकी दे दी है कि वो टिकटॉक को आने वाले समय में यूएस में बैन कर सकते हैं या बैन कर देंगे। तो इन सब सिचुएशन में, ठीक है, इस सब सिचुएशन में जो एक नई बात निकल के आ रही है वो ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं जिनका नाम है सत्य नाडेला, वो एक नया ऑफर लेकर आए हैं, ठीक है, टिकटॉक के लिए, ठीक है, टिकटॉक को जो है परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर जो एक रेपुटेशन है सत्य नाडेला की वो है कि एक तरह से वो किसी भी कंपनी को, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, उसको ग्रो करने के जो है नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, उसको बचाने के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह की एक उनकी इंटरनेशनल इमेज बन चुकी है, ठीक है। तो थोड़ी सी एग्जांपल भी यहाँ पर दी गई है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, तो इसको भी जो था ये घाटे में जाना शुरू हो गया था, जिसको भी इन्होंने ऑनलाइन जो है प्रोवाइड करवाया, जिसको ऑफिस 365 वर्जन नाम दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन ही जो है आप अपने जो है ऑफिस के जो और भी इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है इन्होंने नई जो प्रोविज़न निकाली है कि अगर आपने ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आपको परचेज करना होगा, ठीक है। तो जिनके पास जो है अवेलेबल नहीं होते सॉफ्टवेयर वो परचेज करते हैं। तो इससे इन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो गिरता हुआ स्तर था इसको बचाने का काम किया है। तो यहाँ पर और बात की गई है कि माइक्रोसॉफ्ट को जो ग्रोथ है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, तो इसी तरह की स्मार्ट बेट्स लगाकर जो है सत्य नाडेला ने रिस्टोर की हैं पुराने समय में, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर जो थे इन्होंने खरीदे हैं, ठीक है, जिससे कि जो इनकी एप्लीकेशंस हैं इनको जो है प्रमोशन मिले, ठीक है, एक तरह की वो प्रमोट हो। तो इन्होंने ये भी यहाँ पर बात बोली है कि जो नाडेला ने जो इमेज बना के रखी है माइक्रोसॉफ्ट की वो है काइंडर, जेंटलर एंड मोर थॉटफुल कंपनी, की सबके बारे में सोच कर चलती है, एक जेंटल कंपनी है और एक दया का भावना अपने मन में रखती है। तो ये तो हो गया कंपनी की इमेज जो कि सत्य नाडेला ने बनाई है। सत्य नाडेला एक इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जो कि सीईओ बने हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो उसके आगे यहाँ पर बात की गई है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को परचेज करता है तो ये नाडेला का जो है रिस्कीएस्ट जो है बेट हो सकता है, ठीक है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है रिस्कीएस्ट फैक्टर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बात की गई है बीजिंग की, ठीक है, बीजिंग जो है कैपिटल है चाइना की, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्ट बताकर बात की गई है कि जो टिकटॉक है, ठीक है, वो एक तरह का यूएस की पॉलिटिकल और जो सोशल डिस्क्लोजर है, ठीक है, इसमें जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है आने वाले समय में, ठीक है। और आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बैकडोर, ठीक है, पीछे के रास्ते से जो है जो यूएस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो भी जिस तरह की जो यूएस में जो कारोबार चल रहा है उसमें जो है इंटरफेयर कर सकता है। जैसे इंडिया ने बोला था कि वो यूज़र डाटा को जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट असेस करती है, इसलिए हम बैन कर रहे हैं। तो इसी तरह का यहाँ पर बात की गई है कि टिकटॉक कैसे जो है सत्य नाडेला के लिए जो है एक रिस्कीएस्ट बेट हो सकती है।
ठीक है। जो काम चाइना इंडिया के लिए कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में वो यूएस में भी करे, ठीक है। जो यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हो सकता है उसमें किसी तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करे चाइना। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि आने वाले समय में एक रिस्की फैक्टर हो सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो यहाँ पर आगे ये भी बात बोली गई है कि तो ये माइक्रोसॉफ्ट को सोचना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा कि इन सिचुएशंस को वो जो वह अच्छे से निपट जाएं, ठीक है। तो जो कि जो टिकटॉक है वो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से बंद ही कर दिया जाए अमेरिका में। ओके, तो आगे इसको डिस्कस करते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को परचेज कर लेता है, ठीक है, तो वो भी जो टिकटॉक की एक पॉलिटिकली इंटरफेरेंस की दुनिया है उसमें शामिल हो जाएगा। हालांकि अभी तक जो माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा अवॉइड करते हैं किसी तरह की भी जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो, ठीक है। लेकिन अगर वो टिकटॉक को खरीद लेते हैं तो आने वाले समय में टिकटॉक जो है नाडेला को फोर्स कर देगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को फोर्स कर देगा कि वो भी जो है पॉलिटिकल एरेना में जो है एंटर हो, जैसे कि टिकटॉक एंटर है पहले समय से ही। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि जो हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए थे, तो ये बात जो है बोली गई है बहुत से लोगों के द्वारा कि जो टिकटॉक है इसने बहुत सारी वीडियोस को सेंसर किया है, ठीक है, जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पर। तो यहाँ पर यह बात देखी जा सकती है कि चाइनीज गवर्नमेंट का कितना तगड़ा कंट्रोल है टिकटॉक के ऊपर और जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके ऊपर। तो अगर टिकटॉक हांगकांग के प्रोटेस्ट के जो है वीडियोस को सेंसर कर सकता है, ठीक है, अपने सरकार के हिसाब से, ठीक है, उनको शो कर सकता है पूरे वर्ल्ड को, तो आने वाले समय में जो यूएस का पॉलिटिकल एरेना है तो हो सकता है वहां पर भी ऐसा ही हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह की जो है चैलेंज है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए अगर वो टिकटॉक को परचेज करते हैं। और आगे बात की गई है वैल्यू फॉर मनी की, कि जितना पैसा जो है माइक्रोसॉफ्ट लगाएगा क्या वो सही होगा। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यूएशन की बात की गई है टिकटॉक की, वो बताया गया है $5 बिलियन के आसपास है। ओके, सो यहाँ पर जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट को कि अगर आप इतना पैसा देते हो टिकटॉक को तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इतनी उसकी वैल्यूएशन नहीं जितना पैसा जो है माइक्रोसॉफ्ट लगा रहा है। तो यहाँ पर और बात की गई है कि अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, जहाँ फ्रेश रेवलेशंस की, ओके, तो इन सब चीज़ों की अगर हम गौर करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो माइक्रोसॉफ्ट की डील है, ठीक है, वो थोड़ा ठहर जाए, होल्ड पे चली जाए, ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी की अगर वैल्यूएशन करनी हो तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसे भी होती हैं कि जो बोलती हैं हमने डील कर ली है, ठीक है, हमारी डील जो है $10 बिलियन की हो गई, जहाँ $100 बिलियन की हो गई, तो वो तभी मुमकिन हो पाती है जब पूरी तरह से जो कंपनी बिक रही है उसकी वैल्यूएशन की जाए, मतलब सच में वो जो है $100 बिलियन के एसेट्स रखती है या नहीं रखती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को टाइम लगता है, तो इसके कारण जो है कोई भी डील अगर होने वाली हो सकता है किसी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो डील करेगा, तो पता नहीं है कि एक्चुअली में डील में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ से गुजरना पड़ता है। तो आगे बात की गई है कि माइक्रोसॉफ्ट क्यों खरीदना चाहता है टिकटॉक को, उसका लॉजिक जो है बिल्कुल क्लियर है क्यों खरीदना चाहता है। तो सबसे पहले तो जो टिकटॉक की बात करो वो तो अंडर ट्रेड चल रहा है, ठीक है, कि यूएस गवर्नमेंट जो है उसको बंद कर सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पहले ही धमकी दे दी है टिकटॉक को कि वो जो है टिकटॉक को यूएस में बैन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बात की गई है कि इट्स हार्ड टू इमेजिन दैट माइक्रोसॉफ्ट विल पे इट्स फुल वैल्यूएशन प्राइस। ये भी मुश्किल है कि जितना पैसा टिकटॉक मांगेगा उतना माइक्रोसॉफ्ट दे दे, क्योंकि जो टिकटॉक है उसकी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, इंडिया में वैसे बैन हो गया है, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है टिकटॉक के लिए, जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं उनके लिए। तो एक इंडिया से बैन होना एक बहुत तगड़ा झटका है टिकटॉक को, ठीक है। तो अगर यूएस में भी ऐसा हो जाता है तो फिर पूरी तरह से जो है बर्बाद हो जाएगा। तो आगे जो और बात की गई है जो सत्या नाडेला है इसी बात का जो है फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, जो टिकटॉक की सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए। तो उसको कम पैसे में भी वो हो सकता है खरीद ले आने वाले समय में। तो हो सकता है जो ये बेट लगाएं, जो स्मार्ट बेट हो सकती है सत्या नाडेला की, ठीक है, जिसमें ना उनको ज़्यादा नुकसान हो तो ना ही उनको ज़्यादा कोई प्रॉफिट हो। ओके, तो दूसरी बात यहाँ पर बोली गई है कि माइक्रोसॉफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो जो टिकटॉक है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास जो है यंग ऑडियंस है, ठीक है, अंडर 25 के ग्रुप जो अगर हम बात करें तो उसकी तादाद ज़्यादा है टिकटॉक में, ठीक है, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो
25 साल से उम्र के कम से बच्चे हैं, ठीक है, लोग हैं, वो टिकटॉक को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी ही ऑडियंस तो जो है यंगर क्राउड माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए। तो ये उसकी जो एस्पिरेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, अगर वो टिकटॉक को खरीद ले तो वो पूरी हो जाएगी। तो आने वाले समय में, ठीक है, नई ऑडियंस होगी, मतलब कि उनका जो बिजनेस है और एक्सपेंड हो जाएगा पूरे ग्लोब में। तो एक तो ये जो है बिल्कुल क्लियर एजेंडा है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, कि अपने आप को जो है दूर दूर तक जो है हर एक ऑडियंस लेवल तक जो है पहुंचाया जाए, ठीक है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो वर्कमैन है, चाहे वो घर पे बैठे कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बात की गई है कि जो टिकटॉक है ये ज़्यादा जो है काइंडर है, जेंटलर है, ठीक है, बजाय फेसबुक और ट्विटर के, ओके, जो कि माइक्रोसॉफ्ट को आने वाले समय में कल्चरली जो है एंगेज करके रख सकता है, जो भी उसकी पॉपुलेशन है, जो भी उसकी ऑडियंस है उसके साथ। तो एक अच्छी इमेज जो है माइक्रोसॉफ्ट की आने वाले समय में जो है वो बन सकती है। तो आगे जो बात की है ऑथर ने, तो उसने कहा है कि जो ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है, इसका जो मेन मकसद है कि जो डिस्कवरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैन बेस होगा, ऑडियंस बेस होगा, ओके। तो आगे यहाँ पर जो बात समझाने की बात की गई है कि जो टिकटॉक है, ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसको केयरफुली कंट्रोल करके चलता है, यूज़ करता है, ठीक है, और जब स्प्रेड करता है नए कंटेंट को बहुत धीरे धीरे स्प्रेड करता है, ठीक है। हालांकि जो फेसबुक है बहुत जल्दी से जो है स्प्रेड कर देते हैं जो भी उनके पास नया कंटेंट आता है। तो इसके मुकाबले टिकटॉक थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन फिर भी उसका जो कंटेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बड़ा होता है, और उसको जो है वो केयरफुली लेकर चलते हैं। और जो आगे बात की गई, अगर हम मॉडरेशन की बात करें, ठीक है, नए युग की बात करें, तो उस हिसाब से टिकटॉक को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टिकटॉक तो है ही लेटेस्ट, ठीक है। टिकटॉक जो भी काम कर रहा है, जो भी मॉडर्नेशन उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा है। फेसबुक, ट्विटर ये थोड़े पुराने हैं टिकटॉक से। देखिए, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करें, फेसबुक था, फेसबुक पर अगर स्टार्टिंग में अगर आप फोटो अपलोड करते थे, जब ये शुरू हुआ था नया नया, तो फोटो से एक इंटरेक्शन बनती थी, आपके फ्रेंड्स बनते थे फेसबुक पे। ट्विटर पे भी ऐसा ही है, ठीक है, फैन फॉलोइंग होती है, कोई एक सेलिब्रिटी है, उसके जो फैंस हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो टिकटॉक में सिंपली क्या चेंज किया गया उनसे, टिकटॉक में यही किया गया कि जो भी वीडियोस आप डालते हैं, ठीक है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम रखी गई, ठीक है, 0 से 15 सेकंड्स, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन रखी गई, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है टिकटॉक के जो है पॉपुलर होने का, ठीक है। इसीलिए जो है टिकटॉक जल्दी से इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया। तो यही चीज़ माइक्रोसॉफ्ट को भी पसंद आई, ठीक है, उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट को पसंद आया। तो यही कारण हो सकता है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट इसको परचेज करे, ओके। जो भी फैन बेस टिकटॉक का बना हुआ है, ठीक है, जितनी पॉपुलैरिटी हो चुकी है वो सारा का सारा सीधे तौर पे जो है माइक्रोसॉफ्ट के पास चला जाएगा, ठीक है। और टिकटॉक के पास भी और कोई चारा नहीं है, अगर वो यूएस में भी बैन कर दिया जाता है तो जो पैसा मिल सकता है उसको माइक्रोसॉफ्ट से वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट को बेच दें। तो यहाँ पर और बात की गई है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का कैश फ्लो है उसमें बेनिफिट मिलेगा उनको, एक डाइवर्सिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आना शुरू हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट को। तो यही बात बोली गई है जो सत्य नडेला है, ठीक है, जैसे उन्होंने पुराने स्टेप्स लिए हैं माइक्रोसॉफ्ट को ग्रो करने के लिए, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है आने वाले समय में ये भी हो सकता है, ठीक है। और जो आने वाले समय में जो अमेजोन है, ठीक है, वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रेवेन्यू स्ट्रीम है, जैसे एक प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का प्रोवाइड किया हुआ है अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने, ठीक है, जैसे कि आप अपनी सेल्स को एडवर्टाइज भी कर सकते हो, ठीक है, सेल जो है डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट आपने बेचना है। तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट आने वाले समय में जो है इसी सेक्टर में आगे ग्रो करना चाहे, ठीक है, तो इससे भी जो है आगे फायदा हो सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर एक और बात की गई है कि अगर टिकटॉक को यूएस में अगर ज़्यादा पॉपुलराइज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो उसका पॉलिटिकल इंटरवेंशन का जो एक इमेज बनी हुई है पुराने समय से, तो इससे जो है माइक्रोसॉफ्ट को टिकटॉक को बाहर निकालना होगा, ठीक है। एक जो पॉलिटिकली इंटरवेंशन है, ठीक है, जो भी कंट्रोवर्सी होती है उससे दूर रखना होगा। तो पहली बात तो ये है, जो यूएस की पब्लिक है उसमें जो है एक ट्रस्ट क्रिएट करना होगा टिकटॉक के प्रति, ठीक है। ये पहले से एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो आने वाले समय में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो बढ़ सकती है यूएस पॉपुलेशन में, नई क्रिएटिविटी आ सकती है, ठीक है।
तो इन्हीं बातों का यहाँ पर ध्यान रखने की बात की गई है ऑथर की तरफ से, कि आने वाले समय में किस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को टैकल करके चल सकता है। तो और जो बात यहाँ पर की गई है कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं कि उनका हर एक का जो है फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, ठीक है। जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, तो जो टिकटॉक है ये भी कोई परफेक्ट वेसल नहीं है, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। तो इसको भी जो है सही करना होगा माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। तो अगर ये सही कर लेते हैं तो एक विन विन सिचुएशन जो है माइक्रोसॉफ्ट के लिए बन सकती है आने वाले समय में, और टिकटॉक के लिए भी और जो सोसाइटी है उसके लिए भी। तो इस आर्टिकल के लास्ट में जो ऑथर कहना चाहते हैं कि जैसे यूएस ने इंडिया से सीखा कि जो है चाइनीज ऐप्स को बैन कर दो, वैसे ही हमें सीखने की जरूरत है यूएस से, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट से, कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद रहा है, वैसे ही जो इंडियन जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी जो चाइनीज कंपनीज इंडिया में चल रही है उनको खरीदें, ठीक है। सो आगे यहाँ पर जो चाइना की नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि उसमें ये चीज बोली जाती है कि जितनी भी कंपनीज हैं और जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे जो भी स्टेट इंटेलिजेंस वर्क है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो है एक नेशनल लॉ है चाइना का, ठीक है। तो इंडिया को भी जो है इस तरह का कोई लॉ लेकर आना चाहिए, ठीक है, जैसे चाइना लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर आगे और बात की गई है कि आने वाले समय में अगर चाइना और अग्रेसिव मूव करता है इंडिया के खिलाफ, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, अग्रेसिवनेस दिखा रहा है चाइना, बहुत सारी टेरिटरी जो कि इंडिया की है उसके ऊपर जो है क्लेम कर रहा है, कुछ टेरिटरी के ऊपर जो है आगे बढ़ भी चुका है चाइना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आने वाले समय में बनती है तो जितने भी और कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जहां पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, जहां चाइनीज कंपनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर जो है एक तरीका एक्शन लेना बनता है भारत सरकार की तरफ से। तो और यहाँ पर जो बात बोली गई है जो यूएस का लॉ है उसके बारे में, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा, जहां पर भी चाइनीज कंपनीज हैं यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, उसको खत्म करने की जो है काम किया जाएगा। उसके अलावा ये जो है टेलीकॉम कैरियर्स है, जो क्लाउड सर्विसेज है, अंडर सी केबल्स हैं, ऐप्स है, ऐप स्टोर्स है, ये सभी जगह जो है क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम जो है ये सरकार लागू करेगी, यूएस गवर्नमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम चाइनीज डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम रिमूव करते हैं तो आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। जो चाइना की दादागिरी है इंडिया में, उससे इंडिया बच सकता है, ठीक है। तो इंडिया को भी यहाँ पर श्योरली जो है यूएस से जो है जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो एक्शन है, जो उन्होंने प्रोग्राम चलाया हुआ है, ऐसा ही प्रोग्राम इंडिया में भी चलना चाहिए आने वाले समय में। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे Xiaomi है, हेयर है, ओप्पो है, वीवो, वन प्लस, हुआवे है, मोटरोला है, ठीक है, तो इनको जो है खरीद लेना चाहिए, ठीक है, इनको ऑफर करना चाहिए। जो बड़े बड़े लोकल प्लेयर्स हैं इंडिया के, टाटा, बिरला, ठीक है, अंबानीज हो गए, ऐसे ये जो है आने वाले समय में इन सभी कंपनीज को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्टेप तो चलना चाहिए आने वाले समय में, जैसे यूएस चल रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट चल रही है। तो आने वाले समय में अगर हम चाइना को टैकल करना चाहते हैं तो आने वाले समय जो है टेक्नोलॉजी का है, सॉफ्टवेयर का है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। अगर चाइना कोई भी फिजिकली एग्रेसिवनेस इंडिया के खिलाफ दिखाता है तो इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लेने पड़ेंगे। तो बहुत सारे स्टेप्स वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले चुकी है, जैसे एपीआई जो है उसको बैन कर दिया है, वो इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा, ठीक है। कलर टीवी जो चाइना से इंपोर्ट होते थे वो बैन कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत सारी ऐप्स बैन कर दी हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्टेप्स लेने बाकी हैं क्योंकि ये बहुत कम सेक्टर्स हैं जहां पर चाइना के इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है चाइना का इंपोर्ट इंडिया में होता है, तो उन सभी सेक्टर्स को इंडिया में ध्यान में रखना होगा। अपने डिफेंस सेक्टर को भी और मजबूत करना होगा। हमारे जो अलग अलग सेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉय सेक्टर की बात करूं, टॉय मार्केट की बात करूं, तो अभी भी चाइना से बहुत बड़े पैमाने पर जो है टॉयज इंपोर्ट होते हैं। तो किसी ज़माने पर हमारे अपने टॉयज थे जो हमारे बच्चे जो चलाते थे, खेलते थे। अभी हमारी जो अपनी जो टॉय इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है जब से चाइना ने अपने टॉयज इंडिया में एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। तो इन सभी चीज़ों को और फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में ज़रूर रखना होगा अगर आने वाले समय में चाइना को हमने टैकल करके चलना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो ये जो आर्टिकल है ये है जो सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं, सेल्स बनते हैं, उनके बारे में।
तो इस सेक्टर में भी हम चाइना से बहुत ह्यूज लेवल पर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से ही इंडिया में आता है। तो यहाँ पर भी अब इंपोर्ट को कम करने की, या कह सकते हैं ख़त्म करने की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बात कर रही है। तो कुछ स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है अनाउंसमेंट की है। तो कहा गया है कि जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनाउंसमेंट कर सकती है कि जो 40% की जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, वो लगा दे जो सोलर मॉड्यूल्स जो है बाहर से आते हैं इंडिया में। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इंडिया के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि सोलर मॉड्यूल बनाएं, ठीक है, सेल मैन्युफैक्चरिंग करें। तो आने वाले समय में जो है हो सकता है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको जो है प्रमोशन मिल सके सरकार की तरफ से। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब भी कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जैसे हम सोलर पैनल अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वह उसके ऊपर सरकार एक टैक्स लगाती है जिसको हम जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, जिससे कि उस जो इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस थोड़ा राइज हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा देंगे तो प्राइस ज़्यादा हाइक हो जाएगा। तो हो सकता है कि जिस कंट्री में उसको लाया जा रहा है, जैसे इंडिया में जो सोलर पैनल लाए जा रहे हैं, इतने महंगे हो जाएं कि लोग खरीदें ही ना। ओके, तो उसके मुकाबले जो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो उसी प्रोडक्ट को बनाए वो सस्ता हो, तो लोग जो इंडियन मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदें। तो यही काम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। 40% जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने पहले जो काम किया है, ठीक है, सन 2007 की यहाँ पर बात की है कि एक स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम लाई थी भारत सरकार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सिप्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है 2012 तक जो था एक नया स्कीम लाया गया, जो पुरानी स्कीम थी उसको मॉडिफाई करके, जिसको नाम दिया गया मॉडिफाइड सिप्स, ओके, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। तो ये किस मंत्रालय के अंडर आती थी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आगे यहाँ पर बात की गई, जितनी ये दोनों जो स्कीम्स आई थी 2007 और 2012 में, ठीक है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडीज जो थी दी गई जो मैन्युफैक्चरिंग करते रहे सोलर पैनल्स की, ठीक है। लेकिन दोनों की दोनों जो है स्कीम्स फेल हो गई। जितना इंटरेस्ट जनरेट करना चाहिए था उतना जो वो नहीं कर पाई, ठीक है। लोगों का इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर हो सका। यहाँ पर जो रीज़न बताया गया वो ये था कि जो सब्सिडी दी गई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को वो बहुत देर से दी गई, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो गया, जिसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस था वो एक फ्लो पकड़ ही नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और दूसरी बात की गई जो गवर्नमेंट ने और इनिशिएटिव लिया था, उसका नाम है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, शॉर्ट फॉर्म में उसको DCR बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिड निकाली थी, ठीक है, ऑक्शन निकाली थी कि सोलर प्लांट्स बनाने के लिए जो भी मॉड्यूल्स यूज होंगे वो सारे के सारे हम घर पे ही बनाएंगे, इंडिया की धरती के ऊपर ही बनाएंगे। सो डोमेस्टिक मॉड्यूल्स ही हम यूज़ करेंगे जो भी हम नए सोलर प्लांट्स लगाएंगे। लेकिन इसके ऊपर भी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर आप DCR लगाते हो तो जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स हैं आप उनकी उल्लंघना करोगे। तो ये भी जो था 2017 में, उसके बाद जो है ये भी बंद कर दिया गया, इस रूल को भी जो था ख़त्म कर दिया गया। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फाइनली कुछ सक्सेस देखने को मिल रहा है 2019 में, जब उन्होंने 7 से ज़्यादा जो है अमेंडमेंट्स की हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर पावर प्लांट की जो टेंडर्स हैं उनमें, ठीक है, बिड्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो अभी जो है 2 सीरियस प्लेयर्स हैं, 2 सीरियस बायर्स हैं जिन्होंने जो है इस बिड में, इस ऑक्शन में जो है परचेज किया है, सब्सक्राइब किया है इस ऑक्शन को, जिनका नाम है अडानी और अज्योर। ओके, तो यहाँ पर अभी भी यह बात बोली गई है कि जो ऑक्शन में जितना एरिया गया है, ठीक है, जितना पार्ट गया है वो सिर्फ 3 गीगावाट है। जो 3 गीगावाट के जो मॉड्यूल्स हैं, जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है, इतनी कैपेसिटी के ही जो है सब्सक्रिप्शन जो है अभी अडानी और अज्योर की तरफ से हुई है। अभी भी जो है 12 गीगावाट की कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी जो नीलामी होनी बाकी है। सो आगे डिस्कस करते हैं कि जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको हम सेकी बोलते हैं, उसने भी अभी जो डिस्कॉम्स हैं, ठीक है, उनके साथ पावर सेल एग्रीमेंट साइन करना है, ठीक है। और बहुत लंबे समय के बाद ये देखा गया है कि जो एक एनकरेजिंग मूवमेंट जो है हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, खासतौर के जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर सेल्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करें। और जो बात यहाँ पर की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के ऊपर चेंजेस किए हैं, ठीक है, इसमें बहुत मेहनत की है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है।
जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है मॉड्यूल्स की और सेल्स की, वो 9 गीगावाट और 1 गीगावाट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम हार्डली बात करें, जो मॉड्यूल लाइंस हैं जो कि बैंकेबल हैं, जिनको बैंक लोन दे सकता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 गीगावाट के आसपास है। और वो भी जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो भी हमें 20 से 25% जो है महंगी पड़ती हैं जितना हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ओके, तो यही बात है कि चाइना से जो इंपोर्ट होता है सस्ता रहता है, ठीक है। जो हम बनाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से महंगा हो जाता है, तो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाता है, हमारी जो सेल है वो उसमें गिरावट आ जाती है। और अगर हम ग्लोबल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो वो 135 गीगावाट से ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें जो चाइना है उसका 75% हिस्सा है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ग्लोबली जितने 135 गीगावाट के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं मॉड्यूल्स और सेल्स के, उसमें 75% जो योगदान है वो चाइना का है। इंडिया भी जो है आगे बढ़ रहा है। इंडिया की जो कैपेसिटी है पर ईयर पिछले 3 सालों से वो 6.5 से 10 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो बन चुकी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो एक खामी की बात है वो ये है कि इसमें ज़्यादातर जो हमारी कैपेसिटी बढ़ाई है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा चाइना से इंपोर्ट करके ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो है इंडिया डिपेंडेंट हो चुका है चाइना से इंपोर्ट के ऊपर। यही सेक्टर नहीं और भी बहुत सारे सेक्टर्स की अभी बात करें तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई पॉलिसीज लेकर आ रही है चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी उसको कम करने के लिए। और भी जो आगे यहाँ पर बात की गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है कि 40% की अगर वो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स के ऊपर और 25% और सेल्स के ऊपर, तो ये एक बोल्ड स्टेप है, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसके क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, समय बताएगा। ओके, तो यहाँ पर और भी बात बोली गई है कि इसको हो सकता है कि 2 स्टेप्स में जो है बढ़ाया जाए धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे डायरेक्टली हम जो है 40% कर दें। सो यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे इसको। सो अगले साल के लिए हो सकता है कि जो मॉड्यूल्स के ऊपर जो ड्यूटी है वो 25% तक रहे, ठीक है, और जो सेल्स है उसके ऊपर 15% तक रहे, और उसके बाद हो सकता है कि हम जो है 40% तक इंक्रीज कर दें मॉड्यूल्स के ऊपर और 25% तक इंक्रीज कर दें हम सेल्स के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो। आने वाले समय में फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको टाइम लगेगा जो ये ड्यूटीज़ का जो परफॉर्म है कि 40% तक ड्यूटीज़ लगानी है, कस्टम ड्यूटी लगानी है, तो इसको आने वाले समय में जो है 4 से 5 साल लग जाएंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट बनाने में, जो नए इन्वेस्टर्स हैं कि इंडिया में वो मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इन्वेस्ट करें, इसको समय लग जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है, स्टेप है, वो सही है। आगे जो बात बोली गई है कि 10 गीगावाट की कैपेसिटी से ज़्यादा के जो प्लांट्स हैं उसके बारे में ऑलरेडी जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इतनी कैपेसिटी है, इतना कर सकते हैं। और भी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो भी इसके बारे में अनाउंसमेंट कर चुके हैं जब से उन्होंने ये पॉलिसी है उसके बारे में सुना है, ठीक है, उस पॉलिसी के बेस के ऊपर। और भी यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इंडिया में, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं आगे आते हैं इस सेक्टर में, तो नेचुरली है कि जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो हमारी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो और भी जो यहाँ पर बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसा रोल अदा करना चाहिए कि अगर आने वाले समय में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, इनमें भी कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, तो एक जो है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है प्रोवाइड होनी चाहिए आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको। और मैन्युफैक्चरर्स को जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वो जो है डिमांड और सप्लाई इसको मिसमैच ना करें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को भी फोकस करके चलना होगा आने वाले समय में जब इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मॉड्यूल्स और सेल्स की। तो अप्रैल 2020 में यहाँ पर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी किए। जो पहली यहाँ पर बात की गई है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ओके, जिसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको मैंडेट कर दिया गया है, ठीक है, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनसे, ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट से आएंगी। पहले था कि प्राइवेट रूट भी होता था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट रूट से अगर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है तो रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, जो पेपर वर्क है, जो कार्रवाई है,
ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह की एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है पैदा हो जाती है कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है अगर वो गवर्नमेंट रूट से आए। लेकिन इससे ये भी फ़ायदा होता है कि एक सिक्योरिटी जो है रहती है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी बाहर से इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट अगर उसको इंस्पेक्ट करती है तो देश के लिए अच्छा है। और दूसरी यहाँ पर बात की गई है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, ठीक है, जिनको हम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2019, सो उसमें भी जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बात की गई है कि नेबरिंग कंट्री से इन्वेस्टमेंट जो है लाई जाए। ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना की भी यहाँ पर बात की गई कि चाइना की भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर अभी होल्ड किया हुआ है। ठीक है, होल्ड लगाया हुआ है भारत सरकार ने कि आने वाले समय में ये बताएगा कि अगर जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी हो। ठीक है, सो इंडिया कैनॉट अवॉइड चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन में अभी हम डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, डायरेक्टली पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत है सोलर एनर्जी की, तो उसके लिए सोलर पैनल्स चाहिए। तो सोलर पैनल्स के लिए सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स, ये रॉ मटेरियल है, ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंडिया में। तो डायरेक्टली अगर बैन कर देते हैं तो इसमें इंडिया के ही नुकसान होगा। तो शॉर्ट रन में अभी हमें चाइना की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, लॉन्ग रन में ये हमारी पॉलिसी डिसाइड करेगी कि लॉन्ग रन में हम कैसे चाइना को जो है एक साइड पे रख देते हैं। ठीक है, और भी जो है द चाइनीज आर द वर्ल्ड्स मोस्ट एग्रेसिव इन्वेस्टर्स एंड कैन फैसिलिटेट द बिल्डिंग ऑफ इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो जाने माने और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं चाइनीज। ओके, तो इंडिया की जो है बिल्डिंग जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको और बढ़िया कर सकते हैं। तो वैसे भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिसमें चाइना की ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, जैसे बायोजियोस है, जोमेटो है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं इंडिया में जो वर्क कर रही हैं इंडियंस के नाम के ऊपर, लेकिन पीछे से जो पैसा है वो चाइना का लगा हुआ है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से हमें समझना होगा अगर आगे इंडिया को एक अच्छा फ्यूचर देना है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक और बॉटलनेक यहाँ पर बात की गई है कि जो रीन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो अप्रूव्ड मॉडल्स हैं मैन्युफैक्चरर्स के, ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल्स के, उन्हीं को जो है इंपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो IPPs हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको भी जो बोला गया है कि जो क्वालिटी सोलर मॉड्यूल्स है उनको परचेज किया जाए। ठीक है, और जो क्वालिटी सोलर सेल्स है उनको जो है परचेज किया जाए आने वाले समय में, और वो भी उसी लिस्ट से जो गवर्नमेंट ने बताई है, जो लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है उसी से। तो ये एक तरह का नॉन टैरिफ बैरियर बन जाएगा, मतलब सरकार ने कोई टैरिफ भी नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बैरियर बन गया कि जो है इन्वेस्टर्स को जो है चिंता में डाल सकता है आने वाले समय में। तो वो हो सकता है कि उनको जो है लॉस उठाना पड़े, रेवेन्यू लॉस उठाना पड़े आने वाले समय में, जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की हैं प्लांट लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, तो उसमें उनको हो सकता है घाटा पड़ जाए अगर वो रीन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कोई भी अगर इकॉनमी चलती है, कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता ही है कि किसी न किसी तरीके से पैसा बचाया जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मेन मोटिव भी हर एक इन्वेस्टर का यही रहता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की और मुझे प्रॉफिट मिले। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर लास्ट में बात की गई है कि अगर हम 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर, सोलर सेल्स के ऊपर, तो उसके बाद हमें जो सोलर जनरेटर्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमें इंडिया में करनी है। तो उसके लिए भी जो बिड्स हैं वो खोलनी होगी आने वाले समय में, ताकि कि एक सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है इंडिया में बन जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें जो ट्रांजिशन होती है, ठीक है, इनको ध्यान में रख के चलना होगा, गवर्नमेंट को अच्छे से मैनेज करना होगा, ताकि जो कि इंडिया को जो है आत्मनिर्भर बनाया जा सके सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही केयरफुली। ओके, तो हमें जो आज का समय है यहाँ पर जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है, उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो भी गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है, अगर उसमें खामियां रह जाती हैं तो ऐसी गलतियां अब हम ज़्यादा बर्दाश्त अभी नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में अभी हम नहीं हैं, क्योंकि अभी हमने इंडिया में अपना एक होल्ड बनाना है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में। चाइना का जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर हमारी, उसको हमने कम करना है और कोशिश करनी है कि आने वाले समय में हम इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें। अपने इंडिया में भी हम सस्ती चीज़ें, जो सस्ते प्रोडक्ट अपने जो इंडियंस हैं उनको प्रोवाइड करवाएं,
जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हो। तो ये था आर्टिकल जो सोलर पावर सेल्स हैं, जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, जो गवर्नमेंट 40% जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने के बारे में सोच रही है, जो चाइना से इंपोर्ट आता है उसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर बात की है कि वेलकम द न्यू कैशलेस फ्लो। सो आरबीआई ने रिसेंटली पिछले हफ्ते एक अनाउंसमेंट की है कि आने वाले समय में वो कोशिश कर रही है कि ऑफलाइन पेमेंट्स जो है रिटेल सेक्टर में, इसको जो है पायलट बेसिस के ऊपर जो है लॉन्च किया जाए। तो ऑफलाइन पेमेंट्स जो है ये बिना नेटवर्क, बिना इंटरनेट के जो है की जा सकती हैं। यहाँ पर एक जो कार्ड है, वैल्यू कार्ड, वो मिलता है जिसमें कि जो मनी है वो स्टोर की होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके लिए जो है इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप अगर कोई भी चीज़ परचेज करते हो, ठीक है, चाहे वो किराना स्टोर है, चाहे किसी भी स्टोर से कोई चीज़ परचेज करते हो, तो आप बिना इंटरनेट के जो है अपना ये कार्ड यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ऑफलाइन नेटवर्क है जिससे कि आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप होगा जो है इंडियन पेमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए आने वाले समय में आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर और भी बात की गई है कि ऑलरेडी जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीआई बोलते हैं, वो जो है इंडिया का जो है एक सबसे बेहतरीन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे संसार में। तो इंडिया में अभी भी जो है ज़्यादातर कैश ही चलता है, कैश ड्रिवन इकोनॉमी है। जैसे जापान है, जापान जो कैशलेस इकोनॉमी बन चुका है काफ़ी हद तक, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं जागरूक हैं कि जो हमने पेमेंट करनी है वो कैशलेस ही करनी है, जो हार्ड कैश है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे जो है कैश के अकॉर्डिंग ही चलती है, हार्ड कैश जो है उसी को यूज़ किया जाता है। तो हार्ड कैश क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी, जो एस्टिमेशन बताती थी कि जो $800 बिलियन है, ठीक है, उसकी कैश ट्रांजैक्शन जो है इंडिया में की जाती हैं या की गई हैं। सो $800 बिलियन बाय वैल्यू, ओके, एंड 1.5 ट्रिलियन बाय वॉल्यूम, ओके। तो ये सारा है जो हार्ड कैश का फ्लो है इंडिया में चल रहा है, जो हार्ड कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर और बात की गई है कि अभी भी जो है भारत देश जो है अभी भी स्टिल कैश के ऊपर ही क्यों डिपेंडेंट है, ठीक है। कैश किंग ही क्यों है अभी तक इंडिया, आगे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ऐसा है, पूरे इंडिया में जो है कैशलेस फ्लो नहीं चल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं कैशलेस इकोनॉमी का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, अपने जो कैश है उसको बहुत मिनिमाइजली यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो कोविड-19 का इफेक्ट है, तो उसके चलते तो और जो है इसको एक प्रमोशन मिल चुकी है कि हमने कैशलेस ही काम करना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना है तो हार्ड कैश यूज़ करने को हमने अवॉइड करना है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक इम्पैक्ट, ओके। क्योंकि हाथ के कोई भी नोट जो है, करेंसी नोट, पता नहीं कहाँ से घूम के आया, किस किस के हाथ लगे हैं। तो इस चीज़ का रिस्क जो है ये डरा रहा है लोगों को, तो वो लोग कैशलेस होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी भी मोस्टली जो इकोनॉमी है कैश ड्रिवन ही है। उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर बात की गई है कि बहुत सारे लोग देश में अभी भी जो काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर माइक्रो पेमेंट्स करते हैं, ये उनका डेली रूटीन है, ठीक है। माइक्रो पेमेंट्स जहाँ पर छोटे लेवल पर पेमेंट आ जाती है। अगर किसी को अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है कोई किराना स्टोर से, ठीक है, उसको पेमेंट कर दी 100 रुपया या 200 रुपया या 50 रुपये, ठीक है, तो ये डेली रूटीन का हिस्सा है। तो वहाँ पर जो है लोग कैश यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अगर और बात करें तो जो छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, वो हमेशा कैश ही प्रेफर करते हैं। तो इसका एक तो ये बात बोल रहे हैं कि अनमैच्ड स्पीड होती है, ठीक है, कोई किसी तरह का जो है डिस्प्यूट नहीं रहता ट्रांजैक्शन में। जैसे अगर ऑनलाइन या कैशलेस इकोनॉमी अगर बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कई बार आपके पैसे कट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जो है डिलीवर होता ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो ख़राब डिलीवर हो जाता है, तो उसको कई बार ऐसी पॉलिसी होती है कि आप वापस भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये इस तरह के डिस्प्यूट नहीं होते जब हम कैश ड्रिवन इकोनॉमी की बात करते हैं। मोस्टली हम पैसा तभी निकालते हैं जब हम चीज़ की परख कर लेते हैं कि हमने फलानी चीज़ खरीदनी है। तो और जो बात की गई है कि जो हम हार्ड कैश से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर कोई चार्जिंग फीस नहीं है, ठीक है, वो फ्री, बिल्कुल फ्री है। अगर मैंने किराना स्टोर से कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये की, 10 रुपये का मैंने मोल उसको दे दिया,
ठीक है, उसके ऊपर कोई 1 रुपया या 2 रुपये कोई और चार्जिंग फीस नहीं लगी है। लेकिन कैशलेस के मामले में यहाँ पर चार्जिंग फीस लगाती है भारत सरकार। ठीक है, अगर आप एटीएम से पैसे भी निकालने जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पैसे की जहाँ ट्रांजैक्शन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर भी जो है ट्रांजैक्शन फीस लग जाती है जो कि बैंक के पास जाती है। तो ऐसी फीस लगाते हैं बैंक्स क्योंकि उनको अपने एटीएम्स का खर्चा निकालना है। ठीक है, बैंक्स के जो और जो एक्सटर्नल जो उनके कॉस्ट आती है उनका जो खर्चा निकालना है, इसके लिए वो भी फीस लगाते हैं। तो और भी यहाँ पर बात की गई कि जितने भी पेमेंट मॉडल्स आज काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर चाहे हम कार्ड ट्रांजैक्शंस की बात करें, जैसे हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, जहाँ वैलेट्स आजकल चल रहे हैं, जो आप पेटीएम खोलोगे तो वहाँ पर आपको पेटीएम वैलेट मिलता है, ठीक है, या यूपीआई है, ठीक है, ये सारे के सारे जो मॉडल हैं ये सारे ऑनलाइन पेमेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह का एक ड्रॉबैक भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जहाँ पर नेटवर्क जो है सिग्नल स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे देहाती इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के पास अभी भी जो मोबाइल फ़ोन जो है स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है, सो जो इंटरनेट का जो नेटवर्क का जो कनेक्शन, इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है बहुत तरह के चैलेंजेस जो है खड़े कर देती है कंज्यूमर के सामने। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलता है, जो ट्रांजैक्शन कई बार फेलियर हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हो, ठीक है, तो कई बार ट्रांजैक्शन पैसे ही बाहर ही नहीं आते। ठीक है, लेकिन आपको मैसेज आ जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन कर रहे हो पेटीएम से, ठीक है, तो कई बार आपका अगर रिचार्ज कर रहे हैं तो आपका रिचार्ज होता ही नहीं है, तो आपके पैसे कट हो जाते हो। तो बेशक बाद में मिल जाते हैं, लेकिन एक तरह का एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो लोग इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते। तो यही रीज़न है कि जो इंटरनेट के अकॉर्डिंग जो भी हम पेमेंट करते हैं उसमें ये ड्रॉबैक रहता है। आगे बात की गई है कि लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। ठीक है, जो अगर व्यापारी कोई भी काम करना चाहता है तो अगर इंटरनेट से पेमेंट करता है, कई बार नेटवर्क के कनेक्शन नहीं आते तो प्रोसेसिंग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में जो है डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन बन जाती है वो वाली। सो ऑनलाइन पेमेंट्स जो है थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है अगर हम हार्ड कैश के मुकाबले इसको कंपेयर करें तो। ठीक है, सो आगे और बात की गई है कि आने वाले समय में चाहिए कि ये जो मल्टी डिमेंशंस और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इसके ऊपर जो है काम किया जाए। ठीक है, तो आगे बात की गई है कि दिस मॉडल इज वेल सूटेड फॉर 1000 रुपीज 1000 एंड अबव पेमेंट, बट व्हेन इट कम्स टू ए 10 रुपीज सो ए पेमेंट इट ब्रेक्स डाउन। ओके, जो इंटरनेट वाला कनेक्शन है जहाँ पर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, जहाँ वॉलेट से पेमेंट करते हो, जहाँ पेटीएम से पेमेंट करते हो, तो वो सूट करता है, वो सही है अगर आपने 1000 से ऊपर की कोई पेमेंट करनी है। लेकिन अगर आपको कोई 10 या 20 रुपए चाहिए तब अगर आप इसको यूज़ करते तो ये आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो इंटरनेट वाला जो यूपीआई सिस्टम है ये इतना कारगर नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है। तो आपको अगर आप 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको वो चीज़ महंगी पड़ जाती है। तो हाई कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इज पास्ड ऑन एज ए परसेंटेज चार्ज विद ए फ्लोर टू द मर्चेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ओके, सो मर्चेंट आगे यहाँ पर बात की गई है कि ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाते हैं कई बार। बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस रहते हैं जब हम यूपीआई की बात करें या पेटीएम से जब हम पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेलियर रहते हैं। नेटवर्क कनेक्शन स्लो होने की वजह से प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी जो निकालना चाहता है एक व्यापारी वो नहीं निकाल पाता। ठीक है, सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि अगर आपने 1000 से ऊपर की कोई पेमेंट करनी है तो उसके लिए तो ये पेटीएम भीम ऐप यूपीआई वगैरह सही है, जो कि नेटवर्क की इंटरनेट के कनेक्शंस के साथ चलते हैं। लेकिन अगर आपने 10 रुपये की पेमेंट करनी तो उसके लिए ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस तो लगनी ही लगनी है। तो अगर आप 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस भी दे रहे हो। तो जो गरीब आदमी ऐसा काम करेगा, ठीक है, जिसके लिए एक रुपया भी बहुत कीमती है, तो वो तो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा ना ये मेथड। तो उसके लिए जो हमें ऑफलाइन वाला जो कार्ड है, वैल्यू कार्ड, वही यूज़ करेंगे तो वही सही रहेगा। तो हाई कॉस्ट जो पड़ती है ऑनलाइन पेमेंट की, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बात की गई है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MDR बोलते हैं। सो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? जो कि बैंक वसूल करते हैं व्यापारी से उसकी ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, या कहिए कि पैसों की ट्रांजैक्शन करने के लिए।
तो ऐसे चार्जेस तो लगा रही है बैंक, ठीक है, जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर बात की गई है विच इज़ वाई कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स हैव स्टेड अवे फ्रॉम एक्वायरिंग स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस बिलो 200। सो 200 के नीचे की ट्रांजैक्शन को वो अवॉइड करते हैं कि हम ऐसी ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस ना ही करें। तो यही रीज़न है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं जिसकी 200 से कम वैल्यू है तो वहाँ पर आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाती है। सक्सेसफुल तो हो जाएगी, लेकिन कारण वही रहेगा कि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी लग जाएगी साथ में, जिससे आपकी जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। और आगे बात की गई है कि जो यूपीआई है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक स्मार्टफोन प्रोडक्ट है, ठीक है। जिसके पास स्मार्टफोन होगा वही इसको यूज़ कर पाएगा। जिसके पास कोई फीचर फ़ोन है उसके लिए इन ऐप्स को यूज़ करना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी इंडिया की आधी से ज़्यादा आबादी अभी भी फीचर फ़ोन्स यूज़ कर रही है, ठीक है। और मेजॉरिटी जिनके पास स्मार्टफोन भी है उनको भी जो है यूज़ करना नहीं आता कि हमने उस फ़ोन को यूज़ करके पेमेंट कैसे करनी है। ओके, तो अभी भी जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उनमें से जो यंगर जनरेशन है वो लोग ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे बड़े हैं, ठीक है, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हम बोले कि ऑनलाइन पेमेंट करो तो उनके लिए वो एक टफ जॉब है अभी भी, ठीक है। सो यूपीआई के केस में यहाँ पर पुश पेमेंट की बात की गई है, ठीक है। ये पुश पेमेंट का यहाँ पर फंडा चल रहा है कंज्यूमर के लिए। और आगे यहाँ पर बात बोली गई है मीनवाइल द वर्ल्ड ओवर पुल पेमेंट्स वेयर द मर्चेंट डज ऑल द वर्क हैव स्केल। सो मुझे ये बताइए कि पुश पेमेंट और पुल पेमेंट दोनों में क्या फ़र्क होता है। कृपया कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। सो जो आरबीआई की जो ये अनाउंसमेंट है, ये गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट हो सकती है आने वाले समय में। ऑफलाइन पेमेंट्स जो है एक नया मयार जो है आने वाले समय में वो खड़ा कर सकती है जो पेमेंट्स इंडस्ट्री है उसमें। सो ज़्यादातर जो स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स है रिटेल सेक्टर में, तो वहाँ पर जो है ऑफलाइन पेमेंट्स के जो कार्ड है वो एक नई क्रांति लेकर आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि जो एक ही फैमिली से जितने भी कंज्यूमर्स है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो हर एक जो है हर कोई अपना कार्ड जो है एक बैंक अकाउंट से लिंक कर सकता है पेमेंट करने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं एक फैमिली में, तो वो सारे के सारे एक ही बैंक अकाउंट से अपने कार्ड को, जो ऑफलाइन कार्ड होगा, उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है, और पेमेंट्स कर सकते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी उसके दायरे में रखकर। तो यहाँ पर बात की गई है कि उन चीज़ों की अगर पेमेंट करनी है तो उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, ठीक है, कि सही पेमेंट हुई है, पैसा सही, जितना पैसा कट होना था उतना ही हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जितना भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NFC बोला गया है, ठीक है। सो NFC जो कार्ड्स हैं, जो NFC चिप्स जो है वो फोन्स पे लगाई जाएंगी, ठीक है, जो एक ही बार में जो है आपके कार्ड को एवेल्यूएट करके चेक कर देगी कि हाँ वो सही है, जहाँ पेमेंट जो सही की है या गलत की है, जो जहाँ जिस बैंक अकाउंट से वो लिंक्ड है वहाँ पर पैसा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात की गई कि कंज्यूमर जो है उसको ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उनको जो टैप एंड गो, ठीक है, सिर्फ यही काम करना है और उनका जो काम है वो हो जाएगा बिना किसी नेटवर्क के। ओके, तो आने वाले समय में जो 2 और जो टायर 3 सिटीज़ हैं, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर जो है जो स्मॉल स्केल जो अपने पेमेंट करनी है तो उस केस में जो है एक क्रांति जो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि लोग अपना स्मार्टफोन यूज़ करें और बिना किसी नेटवर्क के वो पेमेंट कर सकते हैं। तो और जो यहाँ पर बात की गई है कि जो सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के अधीन, ठीक है, तो द बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी द पब्लिक बस ट्रांसिट वेयर ऑल पेमेंट्स हैपन इन कैश। ओके, सो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी वो लोग ही हैं, ठीक है, पब्लिक ही है, जहाँ पर सारी पेमेंट जो है कैश से की जाती है। द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया and National Common Mobility Platform opens up immense possibilities to enable payments and various merchant closed loop applications on the same card all in offline mode। तो आने वाले समय में जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और नेशनल कॉमन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, ये आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटीज़ खोल सकते हैं हमारे देश के लोगों के लिए कि आपने कोई भी व्यापार करना है तो वहाँ पर आपको जो कार्ड यूज़ करें वहाँ पर आपको इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़े। ऑफलाइन मोड का जो कार्ड है वही आप यूज़ कर सकते हैं हर एक तरह की पेमेंट्स में। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो पुश कर रही है पुश टुवर्ड्स सॉफ्ट POS पॉइंट ऑफ स्केल इन विच एनी एंड्रॉयड डिवाइस विद NFC
okay, near field communication will double up as an acceptance POS can boost the ecosystem, eliminating the need for expensive POS. ठीक है, तो महंगी जो प्रोडक्ट होंगे इस प्रोसेस में उनको कोशिश की जाएगी एलिमिनेट किया जाए और सस्ते से सस्ते जो डिलीवरी है वो प्रोवाइड की जाए कंज्यूमर को. सो रिलायंस जियो ने भी रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि वो एक हाईली अफोर्डेबल एंड्रॉयड डिवाइस विद NFC, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एक रेवोल्यूशनाइज करेगा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को इंडिया में. ओके, सो इफ UPI फॉलो ए सिमिलर पाथ ऑफ ऑफलाइन पेमेंट्स जैसे फास्टैग है. ओके, तो इस तरह से अगर ऑफलाइन पेमेंट्स आगे भी बढ़ाना चाहती है UPI तो उनको जो है यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करके काम करना होगा. ठीक है, अच्छे से एक प्लेटफॉर्म, अच्छे से एक जो है आने वाले समय में जो डायरेक्शन है वो डेवलप करनी होगी ताकि जो पेमेंट इकोसिस्टम है इसको जो है एक बड़ा बूस्ट मिल सके आने वाले समय में. ओके, सो RBI जो है पूरे एंटायर मॉडल को, जो माइक्रो पेमेंट्स का मॉडल है, ठीक है, उसको जो है सपोर्ट करके चले आने वाले समय में. ठीक है, कंज्यूमर का जो है आने वाले समय में बड़े ध्यान से मतलब उनके ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा कि जो भी डिस्प्यूट निकलते हैं उनको जल्दी से जो है उनको रिड्रेस किया जाए. अगर जो भी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, जो भी कठिनाइयां कंज्यूमर्स को आती हैं, अगर उनका समय से अगर हल हो जाए, ठीक है, जहां उनको अच्छे से टैकल कर लिया जाए तो बड़ी जल्दी से जो है चेंज आना शुरू हो जाता है सोसाइटी में. तो ये तो बहुत अहम बात है जो कि RBI को ध्यान में रख के चलनी होगी आने वाले समय में. सो वी शुडंट फॉरगेट दैट ओनली कंपटीशन डिजिटल पेमेंट्स हैव इज कैश एंड टुडे कैश स्कोर्स ऑल एट्रीब्यूट्स ओवर डिजिटल पेमेंट्स. सो इंडिया इज ए fintech innovation hub, so now it can get near zero cost of transaction ecosystem with many more possibilities and opportunities opening up in its wake. सो यहाँ पर आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट्स के कैटेगरी में हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन फीस लगती थी वो आपकी एलिमिनेट हो जाए. ठीक है, आप जैसे आप हार्ड कैश यूज़ करते थे अपनी पेमेंट करने के लिए, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता था. ठीक है, कोई अलग से फीस नहीं लगती थी. और ऐसा ही आने वाले समय में देखने को मिलेगा डिजिटल पेमेंट सेक्टर में इंडिया में कि आपकी कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी. ठीक है, और आपने जो पेमेंट है वो भी बिना हार्ड कैश यूज़ करके कर दी. तो ये था आपका पार्ट सेकंड के 3 एडिटोरियल्स हमने डिस्कस किए हैं. और कृपया अगर आपको समझ आई है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा आर्टिकल तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें. आसपास में जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ. ठीक है, देश में आने वाले समय में जितनी बढ़िया एजुकेशन होगी उतने बढ़िया हम आने वाले समय में जो जनरेशन है वो देकर जाएंगे. सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.